गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और ये है फिजिक्स के पहले चैप्टर की तीसरी वीडियो। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि प्रकाश क्या है। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि परावर्तन और परावर्तन से जुड़े हुए सवालों की चर्चा हमने की थी। तो आज हम अपने इस तीसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे दर्पण। आप मिरर से क्या समझते हैं? आप दर्पण से क्या समझते हैं? तो बच्चों, दर्पण एक परावर्तक सतह है। दर्पण एक चिकनी परावर्तक सतह है। ये एक ऐसी सतह है जिसका एक भाग बिना पेंट किया हुआ और एक भाग पेंट किया हुआ होता है। यानी दर्पण के दोनों सतह जो होते हैं उनका एक भाग पेंट किया हुआ होता है और एक भाग बिना पेंट किया हुआ होता है। जो भाग पेंट किया होता है वो हमारे पीछे होता है और जो सतह बिना पेंट किया हुआ होता है वो हमारे सामने होता है और पेंट वाला हिस्सा पीछे होता है। जैसे कुछ इस प्रकार ये मैंने कोई सतह बना ली सतह दर्शक के सामने और यह पेंट किया हुआ हिस्सा इस दर्शक के पीछे। दर्पण एक चिकनी सतह है। जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो वह सतह से लौट जाती है। जब वह प्रकाश इसके सतह पे पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद विभिन्न दिशा में लौट जाती है। यानी दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है और यह सतह प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित करता है। यह जो किरण है यह जो सतह है वो प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशा में परावर्तित करता है। यानी हम लिख सकते हैं कि दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। तो आपने समझा कि मिरर क्या है, दर्पण क्या है। तो दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। तो हमने सीखा कि दर्पण एक परावर्तक सतह है। दर्पण एक परावर्तक सतह है और यह परावर्तक सतह चिकना होता है। उसका एक भाग पेंट किया हुआ होता है और यह भाग जो पेंट किया हुआ होता है वह हिस्सा आपने देखा कि वह पेंट किया हुआ था और सामने के हिस्से से प्रकाश जब आपतित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में
परावर्तित हो जाती है, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। तो दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह है। अब सवाल आगे बनता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो अगला सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल का एक हिस्सा हो। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल का एक भाग हो। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल का एक भाग हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो यहाँ सामने एक सतह है और इसका एक भाग हमने पेंट कर दिया। अब ये सतह सभी जगह बिल्कुल बराबर दिख रहा है, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। लेकिन गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग हो, यानी यह गोले का एक भाग है और हमने इसको बाहर से पेंट कर दिया, तो यह जो कट हिस्सा है, यह जो हिस्सा दिख रहा है इसमें, वह गोलीय दर्पण है। तो आपने चीजों को सीखा कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो वो समतल दर्पण कहलाता है, और वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक हिस्सा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण की बात तो हमने सीख ली, लेकिन गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जरा सामने देखिए, आपने इस भाग में बाहर वाले को पेंट किया है। आपने इस भाग में बाहर वाले को पेंट किया है और इस भाग में भीतर वाले को पेंट किया है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह भीतर हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह भीतर की ओर हो और बाहर पेंट किया हुआ हो, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण में जिसकी परावर्तक सतह बाहर हो लेकिन पेंट भीतर किया हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने सीखा कि दर्पण जो है वो एक परावर्तक सतह है जो प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में परावर्तित करता है। समतल दर्पण के आगे हमने देखा कि एक और दर्पण होता है, वो होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है वो गोले का एक हिस्सा होता है, यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक भाग हो, जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और हमने यह सीखा कि गोलीय दर्पण दो
प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। और याद भी रखना आसान, अवतल जिसका तल अवतल हो, तल अवतल यानी अब मतलब धसा हुआ, जिसका तल भीतर हो उसे अवतल दर्पण। और जिसका तल उत्तल उठा हुआ तो जिसका तल उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमने चीजों को देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल जिसकी तल बाहर होती है और पेंट भीतर की ओर होता है, और एक होता है उत्तल के अलावा अवतल जिसका तल भीतर होता है और पेंट क्या होता है? बाहर होता है। और एक उत्तल जिसका तल बाहर और पेंट अंदर। उत्तल यानी उठा हुआ तल, अवतल यानी धसा हुआ तल। तो हमने देखा कि दर्पण जो है इस प्रकार तीन, एक समतल, गोलीय और गोलीय के भी दो पार्ट, एक उत्तल और एक अवतल। अब हम बात करेंगे दर्पण से जुड़े हुए कुछ बातों की, जरा समझते हैं, सीखते हैं। ये जो दर्पण मैंने बनाया इसकी बाहर वाली सतह पेंट की हुई है और भीतर वाला जो सतह है वो आपकी परावर्तक सतह है। तो इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। और यहां पर मैंने दर्पण बनाया जिसकी भीतर वाली सतह जो है उठी हुई है, भीतर वाली सतह मैंने पेंट कर दी और बाहर वाली सतह जो है वो परावर्तक के रूप में है। तो हम इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। हम इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। दोनों सतह को हमने देखा, अवतल और उत्तल को सीखा कि ये दोनों उत्तल और एक अवतल दर्पण है। अब हम इसमें कुछ बातों को नोट करेंगे जिससे और भी चीजें क्लियर हो। देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण है, दर्पण के बीच वाले सतह को गोलीय दर्पण के, यानी चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण के बीच वाले बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। यानी पहला पॉइंट बनता है कि ध्रुव क्या है, पोल क्या है। ध्रुव क्या है, पोल क्या है। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। हमने ध्रुव को P से लिखा तो ध्रुव P। अब जरा समझे, कोई दर्पण 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। कोई दर्पण जो है वो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जब वो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो वह दर्पण का जो ध्रुव होगा वो बीचों बीच, यानी ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3 सेंटीमीटर जहां होता है वो उस बिंदु पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब आगे चीजों को देखते हैं, जरा गौर करिएगा। ध्रुव के बाद हम सीखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होती है। जैसे कि यह गोलीय दर्पण को अगर मैं डॉट डॉट से बढ़ा दूं तो यह एक गोले का हिस्सा है। अगर इधर दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो मैं इस दर्पण को बढ़ा दूं, यह दर्पण का जो दायरा मैं बढ़ा दूं तो ये एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण, यह दर्पण गोले का क्या है? एक भाग। तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, हम उसी केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी गोलीय दर्पण के गोलाई के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखा जाता है। गोलीय दर्पण को हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और हम इसे C से लिखते हैं। आइए और चीजों को समझते हैं। ये गोलीय दर्पण और ये अब कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह जो है वो भीतर की ओर है। ये आपका ध्रुव जिसे P से लिखते हैं। और अगर मैं इसकी गोलाई को रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा आपका गोलाई और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। एक बात जरा गौर करें, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होती है वो दर्पण के सतह के सामने होती है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सतह के सामने होता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, ये उत्तल दर्पण, ये आपका वक्रता केंद्र, हमने दर्पण की गोलाई बढ़ा दी। जब हम इसका केंद्र लेंगे C तो इसका जो उत्तल का केंद्र होगा वो दर्पण के सतह के पीछे होता है। यानी पीछे ऑफ सतह, यानी सतह के पीछे होता है कौन? C। और इसमें C जो होता है वो आगे ऑफ सतह, यानी सतह के आगे होता है। तो गोलीय दर्पण में अगर हम केंद्र लें तो वो ध्रुव होगा जिसे हम P से लिखेंगे। गोलीय दर्पण के सतह के गोलाई के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। और अवतल दर्पण में सतह के वो सामने होता है और उत्तल दर्पण में वो सतह के पीछे होता है। अब हम तीसरा सीखेंगे दर्पण में वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर ये केंद्र है। केंद्र को ध्रुव से अगर मिला दें, केंद्र को ध्रुव से मिला दें, केंद्र को ध्रुव से मिला दें, केंद्र को ध्रुव से मिला दें तो यह जो दूरी होगी, यह जो दूरी होगी
वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाएगी। यह जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाएगी। तो हमने कहा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उस दोनों के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। तो हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या को R से लिखा जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से लिखा जाता है। तो हमने सीखा कि ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से लिखा जाता है। अब जरा गौर करें तो हमने 3 चीजें सीख ली। दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र सामने होगा अवतल में, पीछे होगा उत्तल में। उसके बाद मैं बता दूं, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद चीजों को समझते हैं। चौथा होगा हमारा प्रधान अक्ष। चौथा जो होगा वो होगा प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो देखिए, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यह जो मैंने लाल रंग से रेखा खींची है, वो रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो प्रधान अक्ष होती है। तो आपने देखा कि यह वाली जो रेखा है वो प्रधान अक्ष है। अब हम आगे चीजों को सीखेंगे। अगला हमारा जो होगा नंबर 4 के बाद नंबर होगा 5, वो होगा द्वारक, अपैरच। हम सीखेंगे अपैरच। 5वां होगा द्वारक। द्वारक में हम सीखेंगे कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के द्वारक को हम चौड़ाई कहते हैं। यानी द्वारक क्या है, दर्पण की चौड़ाई। द्वारक क्या है, दर्पण की चौड़ाई। गोलीय दर्पण के द्वारक की चौड़ाई को हम द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। तो 5 चीजें याद हो गई। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के गोलाई के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से सूचित करते हैं। केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है।
और आगे हमने सीखा कि दर्पण की चौड़ाई को हम द्वारक कहते हैं। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात को सीखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है फोकस क्या है, दर्पण का फोकस क्या है। जैसे जरा ध्यान से इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये केंद्र और ये प्रधान अक्ष और ये आपकी त्रिज्या। अब यहां पर मान लीजिए कि दर्पण पर कोई समांतर प्रकाश की किरण जाती है। मान लीजिए कि दर्पण पर कोई समांतर प्रकाश की किरण जाती है, तो जाएगी, जाने के बाद ये परावर्तित होगी, तो ये उसी माध्यम में लौट गई। अब लौटने के बाद आप जरा गौर से देखें, इसने प्रधान अक्ष के बिंदु को कट किया, यही बिंदु फोकस कहलाता है, यही बिंदु फोकस कहलाता है। यह जो बिंदु है वो फोकस कहलाता है। अब मैं अगर बात करूं उत्तल दर्पण की, तो ये प्रधान अक्ष, ये ध्रुव और ये केंद्र, लेकिन इसमें प्रकाश इस तरफ से आएगा, क्योंकि इस तरफ से तो प्रकाश नहीं आ सकता ना, क्योंकि प्रकाश जब भी आएगा तो दर्पण के सतह से टकराएगा, ना कि पेंट किए हुए हिस्से से। तो जब ये इस सतह से टकराएगा तो ये अपने दिशा में वापस लौटेगा, अपने माध्यम में वापस लौटेगा। तो ये देखिए वापस माध्यम में लौट गया। अगर मैं इसे पीछे मिलाऊं तो यहां पर देखने वाले को लगेगा कि ये पीछे से बिंदु से कटता हुआ या इस बिंदु से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, तो इस बिंदु को ही हम फोकस कहेंगे। यानी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण सतह से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से कटती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस होता है, वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस होता है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण सतह पर आने के बाद जब परावर्तित होती है, तो परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से कटता हुआ प्रतीत होता है, कटता हुआ प्रतीत होता है, वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, अवतल में कटती है और उत्तल में कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का
फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। और दर्पण का अंतिम जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है फोकस दूरी। और मैं एक चीज और बता दूं कि फोकस को कैपिटल बड़ी अक्षर के F से लिखा जाता है। फोकस को बड़ी F के नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। हम बात करेंगे सातवें और आखिरी पॉइंट की, वो होगी फोकस दूरी। और वो बिल्कुल आसान, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव, और फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जरा फिगर में देखें, यहाँ ये ध्रुव P और यहाँ ये फोकस F, यहाँ ये ध्रुव P, यहाँ ये फोकस F, यहाँ ये ध्रुव P, यहाँ ये फोकस F। तो ध्रुव से फोकस की दूरी यानी ये वाली दूरी फोकस दूरी है। फोकस और ये ध्रुव यानी यहाँ वाली दूरी फोकस दूरी है। तो हमने आपको अंतिम वाली बात भी बता दी, फोकस दूरी क्या है। और मैं बताऊं कि फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं और एग्जाम में कई बार फोकस की परिभाषा दे, ये सवाल आ चुका है। तो आप बता सकते हैं कि फोकस क्या है। दर्पण पे आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वो फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। ये आज मैंने आपको सिखाने की पूरी कोशिश की कि आप जो है दर्पण और दर्पण के प्रकार और दर्पण से संबंधित जितने भी पद होते हैं यानी दर्पण में कौन कौन सी चीजें होती हैं आप उसको सीखें। तो हमने सीखा कि उनमें 7 चीजें होती है। ध्रुव यानी P, वक्रता केंद्र यानी C, वक्रता त्रिज्या यानी R, प्रधान अक्ष, द्वारक, फोकस और फोकस दूरी। इस तरह से हमने दर्पण को सीखा कि दर्पण से किस किस तरह के सवाल आते हैं और दर्पण में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि दर्पण के उपयोग क्या है, अगर हम बात करें कि दर्पण के उपयोग क्या है, दर्पण के उपयोग क्या है, तो यहां से पहला बन जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। यहां से बन जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। तो जरा गौर से सुनिए, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, इससे भी जुड़ा हुआ सवाल अक्सर देखने को मिलता है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। होता यूं है कि सौर कुकर है, सौर कुकर के चारों तरफ अगर अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये कोई सौर कुकर है, सौर कुकर के चारों तरफ अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस कर लेता है, जिससे उसके अंदर जो गर्मी होती है वो उत्पन्न हो जाती है। और जब गर्मी उत्पन्न हो जाती है तो उनके अंदर रखा खाना
पकने लगता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि सौर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो जवाब देंगे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो जवाब होगा अवतल का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, इसका उपयोग आंख, नाक, गला, आंख, नाक, गला, दांत इत्यादि के जांच में होता है। इत्यादि के जांच में डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम अपने अगले वीडियो में, अपने पार्ट 4 वाले वीडियो में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम दर्पण सीख रहे हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण सभी तरह के प्रतिबिंब बना लेता है। बड़ा प्रतिबिंब भी, छोटा प्रतिबिंब भी, और काल्पनिक प्रतिबिंब भी, वास्तविक प्रतिबिंब भी, जिसकी वजह से आंख, नाक, कान, गला, आंख, नाक, कान, गला, दांत इत्यादि के जांच में हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है हम हजामत बनाने में भी करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम धड़ल्ले से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जवाब आपको तुरंत देना होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। हजामत बनाने, दाढ़ी बाल, या फिर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि हजामत बनाने में किनका उपयोग होगा, तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण का ही उपयोग होगा। अवतल दर्पण का ही उपयोग होगा। तो आंख, नाक, कान, गला इन सब की जांच करने में आंख, कान, नाक इन सब की जांच में हम किसका उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। तो अगले वीडियो में इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और समतल और उत्तल दर्पण के भी उपयोग को सीखते हुए हम ये सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।